जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलेडस के करीब जाकर तस्वीरें भेजी तो इन तस्वीरों ने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 2005 नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जो सैटर्न का करीबी से चक्कर लगा रहा था, इसने सैटर्न के एक बर्फीले चांद एनसेलेडस की तस्वीर भेजी। इस तस्वीर में कैसिनी ने कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया था जिसने यहाँ धरती के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। आखिर था क्या इस तस्वीर में? आखिर वो ऐसी क्या चीज थी जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान एनसेलेडस की तरफ खींचा? सैटर्न यानी शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट है। ये सौरमंडल का एकमात्र प्लैनेट है जिसके पास एक मोटा और काफी लंबा रिंग है, जिसे यहाँ धरती से भी हम टेलीस्कोप की मदद से क्लियरली देख सकते हैं। इसकी ये मोटी रिंग बनी है वाटर आइस यानी पानी के बर्फ तथा कुछ चट्टानी पदार्थों से। सैटर्न के पास कुल 62 ज्ञात चंद्रमाएं हैं, जिनमें से 53 चंद्रमाओं का फॉर्मल नामांकन किया गया है और इनके अलावा भी सैटर्न के ऑर्बिट में दर्जनों चट्टानी पिंड चक्कर काट रहे हैं, परंतु उन पिंडों को वास्तविक मून का दर्जा नहीं दिया गया है क्योंकि वो एक चांद के कैटेगरी में नहीं आते हैं। सैटर्न के मून्स भी इसी की तरह अजीबोगरीब है। हमारे शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन अपने आप में ही सौरमंडल का सबसे खास चांद है। रेया जो शनि ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा मून है, इस चांद के पास भी ठीक शनि ग्रह के जैसा ही अपना एक रिंग है। जी हाँ, और यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चांद है जिसके पास अपना खुद का एक रिंग है। इसके बाद आता है एनसेलेडस जो सैटर्न का छठा सबसे बड़ा चांद है और पूरी तरह से ताजी साफ बर्फ से ढकी हुई है। परंतु शनि ग्रह का ये चांद अपने आप में काफी सुंदर और अनोखा है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे शनि ग्रह के इसी अजीबोगरीब चांद एनसेलेडस के बारे में। एनसेलेडस शनि ग्रह का छठा सबसे बड़ा चांद जो पूरी तरह ढका है ताजी और एकदम साफ मोटी बर्फीली परत से। ये बर्फ इसके सतह को काफी रिफ्लेक्टिव बना देता है। इन्हीं बर्फीले परत के कारण ये सौरमंडल का सबसे रिफ्लेक्टिव यानी सबसे चमकीला चांद है। इसका डायामीटर केवल 500 किलोमीटर है, यानी इसका आकार हमारे चांद के आकार के 15% से भी कम है। ये भले ही बहुत छोटा है परंतु ये बहुत ही चमकीला और बेहद ठंडा है। ये बसा है सैटर्न के सबसे बाहरी रिंग में यानी सैटर्न के डिफ्यूज ई रिंग में। सैटर्न का ये चांद बहुत ही अजीब है, पर क्यों? इन सब की शुरुआत होती है साल 1980 से, जब वॉयेजर 1 सैटर्न के करीब से गुजरता है। वॉयेजर 1 तथा वॉयेजर 2 पहले स्पेसक्राफ्ट थे जो सबसे पहले हमारे सौरमंडल के गैस जायंट्स के करीबी से गुजरे थे और हमने पहली बार इन्हीं के जरिए इन गैस जायंट्स को काफी करीबी से देखा था। हालांकि उस समय की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी और हमें इन गैस जायंट्स की धुंधली तस्वीरें ही मिली थी, परंतु हमने इन्हें पहली बार इतनी करीबी से देखा था। जब वॉयेजर 1 सैटर्न के बगल से गुजरा था तब इसने इसके एक चांद की तस्वीर भेजी थी, एक ऐसा चांद जिसके पास एक मोटा वायुमंडल था। इसने वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया क्योंकि उस वायुमंडल के अंदर शायद कोई प्राणी जगत भी हो सकता था और इस मिशन के बाद ये तय किया गया कि हमें सैटर्न पर दोबारा जाना ही चाहिए, खास तौर पर सैटर्न के उस मून की पढ़ाई करने के लिए जिसका नाम था टाइटन। और फिर 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को टाइटन 4B नामक रॉकेट के जरिए। कैसिनी हुइजेंस नासा एसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा ASI यानी इटालियन स्पेस एजेंसी के बीच एक साझा मिशन था जो तीनों स्पेस एजेंसी के सहयोग के साथ किया गया था। कैसिनी शनि ग्रह पर भेजा गया चौथा स्पेस प्रोब था, लेकिन ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो शनि ग्रह का फ्लाईबाय नहीं बल्कि उसे ऑर्बिट करने वाला था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को जिस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था यानी टाइटन 4B, वो उस समय का लार्जेस्ट अनमैन्ड स्पेस बूस्टर था जो US एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किए जाने के बाद कैसिनी ने कुल 7 सालों का सफर अंतरिक्ष में तय किया और फाइनली 1 जुलाई 2004 को यह हमसे करीब 1.2 अरब किलोमीटर दूर स्थित सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचा। सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचते ही कैसिनी स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन में लग गया। कैसिनी को खास तौर पर सैटर्न की पढ़ाई करने के लिए ही बनाया गया था। कैसिनी एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम एक इटालियन गणितज्ञ जियोवान्नी डोमेनिको कैसिनी के नाम पर रखा गया था। जियोवान्नी कैसिनी ने ही सैटर्न के 4 मून्स तथा इसके रिंग के अलग अलग भागों को खोजा था। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट में असल में एक स्पेस प्रोब तथा एक लैंडर भी लगा हुआ था जिसका नाम था हुइजेंस। इस लैंडर का अपना एक खास मिशन था जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। कैसिनी के सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंचते ही ये अपने मिशन में लग गया और इसने सैटर्न के करीबी से डिटेल्ड तस्वीरें भेजी, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिकों को सैटर्न के बारे में कई सारी जानकारियां मिली। कैसिनी के जरिए सैटर्न के और 4 नए मून्स की खोज हुई। इसके जरिए हमने सैटर्न के रिंग को भी काफी बारीकी से देखा। कैसिनी ने यह भी दिखाया कि सैटर्न का ये रिंग किस तरह से प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काटता है। इसी के साथ कैसिनी ने भेजा सैटर्न के एक मून की तस्वीर जिसका नाम था एनसेलेडस।
एनसेलेडस की खोज 28 अगस्त 1789 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक विलियम हर्सेल ने किया था। वॉयेजर मिशन के दौरान हमने एनसेलेडस की नजदीकी से तस्वीर देखी थी, परंतु उस समय यह हमें कुछ खास नहीं लगा था। एनसेलेडस हमारे सौरमंडल का सबसे वाइटेस्ट और ब्राइटेस्ट मून है। ये ऐसा क्यों है? इसके ऊपर जमे बर्फ के मोटे और एकदम साफ परत के कारण, जो इसके सरफेस को काफी रिफ्लेक्टिव बना देता है। ये मून सैटर्न के रिंग के ऐसे भाग में है जो एकदम बारीक पार्टिकल से बना है। जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलेडस के करीब जाकर तस्वीरें भेजी तो इन तस्वीरों ने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 2005 को कैसिनी स्पेस प्रोब ने इस बर्फीले चांद पर एक शॉकिंग डिस्कवरी की थी। कैसिनी के द्वारा खींची गई तस्वीरों में हम एनसेलेडस को साफ साफ देख ही रहे थे, परंतु वहीं हमें एनसेलेडस के साउथ पोल में कुछ अजीब से सफेद चमक भी देखने को मिल रहे थे। पहले तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि यह तस्वीर में कोई खामी है जिसके वजह से यह ऐसा दिख रहा है, परंतु ध्यान से देखने पर यह पता चला कि यह तस्वीर की कोई खामी नहीं थी, बल्कि कोई चीज इस चांद के सतह से बाहर की ओर निकल रही थी। जी हाँ, जिसे साफ साफ तस्वीर में देखा जा सकता था। इसके बाद इसे और अच्छे से देखने के लिए कैसिनी को इसके ऑर्बिट में भेजा गया। जब कैसिनी इसके साउथ पोल के करीब गया, हमने देखा एक स्टार इसके साउथ पोल के पीछे से गुजर रहा था और इसके ब्राइटनेस में अजीब सी बदलाव हो रही थी। यानी यहाँ कुछ तो था, परंतु क्या? आखिर एनसेलेडस के अंदर से ये क्या निकल रहे थे? और करीब जाने पर यह पता चला कि ये गाइजर्स थे। गाइजर्स यानी गर्म पानी के झरने, जैसा कि हमें यहाँ धरती में देखने को मिलते हैं, परंतु हमारे सूरज से इतने दूर मौजूद पिंड, जहाँ का तापमान दोपहर के वक्त भी ज्यादा से ज्यादा -198 डिग्री सेल्सियस तक ही जा पाता है, वहाँ इतने ठंड में ये गाइजर्स कैसे आ रहे थे? ये बात वैज्ञानिकों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि एनसेलेडस का आकार भी उतना बड़ा नहीं है कि इसके पास उतना गर्म कोर हो जो इस जियोलॉजिकल एक्टिविटी का कारण बने। और यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि ये गाइजर्स केवल एनसेलेडस के साउथ पोल से ही बाहर आ रहे थे, बाकी और कहीं से भी नहीं। ये बात सुनने में ही अजीब लग रहा है ना? एनसेलेडस का सरफेस छोटे छोटे क्रेटर्स, माउंटेन रेंजेस तथा गहरे पतले बर्फ के गलियारों से भरा था, लेकिन वहीं एनसेलेडस का साउथ पोल गर्म पानी के झरनों यानी गाइजर्स के कतारों से भरा हुआ था। ये वाटर वेपर के ऊंचे ऊंचे पिलर्स, जिन्हें प्लूम्स कहा जाता है, सतह के नीचे से ऊपर अंतरिक्ष में फेंक दिए जा रहे थे। अब कैसिनी का मिशन मुख्य तौर पर एनसेलेडस की पढ़ाई करना बना दिया गया, पर आखिर ये गर्म पानी के झरने इतने खास क्यों थे? क्योंकि यहाँ धरती में ये गाइजर्स और हॉट स्प्रिंग्स बैक्टीरियाज तथा सूक्ष्म जीवों के घर होते हैं। इन्हीं गाइजर्स से निकले ऑर्गेनिक कंपाउंड से धरती पर जीवन की रचना हुई थी। तो क्या एनसेलेडस के इन गाइजर्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते थे? क्या शनि ग्रह के इस चांद पर जीवन मौजूद हो सकती है? ये पता लगाना हमारे लिए आसान था, पर कैसे? धरती पर तो ये गाइजर्स काफी ऊंचाई तक उठ जाते हैं, जो हमारी सांसें थमा देती है, लेकिन एनसेलेडस के साउथ पोल से निकलने वाले जेट्स अंतरिक्ष में कई किलोमीटर ऊंचाई तक फेंक दिए जाते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते ही महीन आइस पार्टिकल्स में जम जाते हैं। हमें बस इन पार्टिकल्स को जाकर पढ़ना था, जो हमें इसमें मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जानकारी देता, और हमने भी यही किया। कैसिनी को एनसेलेडस के साउथ पोल में काफी नजदीक ले जाकर, और हमें यहाँ मिले अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स यानी नमक और आइस क्रिस्टल्स। इससे हमें यह पता चला कि एनसेलेडस के साउथ पोल के नीचे लिक्विड ओशियंस है, जहां जियोलॉजिकल एक्टिविटी किसी कारण से एक्टिव है। शायद इसका एक गर्म कोर बीच में नहीं बल्कि साउथ पोल के किनारे है, जो कि वाकई में अजीब बात है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि शायद एनसेलेडस के साउथ पोल में छिपे इस ओशियन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके प्लूम्स में मिले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें इसी ओर इशारा करती है, लेकिन इसे पूरी तरह साबित करने के लिए हमें इसके सतह के नीचे जाकर देखना पड़ेगा, जो कि फिलहाल की हमारी टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। लेकिन कैसिनी से मिला डेटा हमें इसी ओर संकेत करता है कि शनि ग्रह के इस चांद में भी जीवन का बीज पनप रहा होगा। इसके साथ ही कैसिनी के जरिए हमने एनसेलेडस के साउथ पोल में करीब सैकड़ों की संख्या में गाइजर्स को आइडेंटिफाई किया है, जो प्रति सेकंड 2000 किलोग्राम मटेरियल्स को अपने अंदर से बाहर अंतरिक्ष में लगातार झोंक रहे हैं। और शायद एनसेलेडस से निकले इन्हीं आइस पार्टिकल्स ने सैटर्न के सबसे बाहरी रिंग यानी ई रिंग की रचना की है। कैसिनी के जरिए हमने ये पता लगा लिया कि सैटर्न के रिंग के इस भाग की रचना कैसे हुई थी